Hello everyone. Today we are discussing scope of statics. In our last lecture we discussed what is statics. Okay. So now we discuss scope of statics. Study of the scope of statics includes nature of statics, subject matter of statics, limitation of statics. First is nature of statics. Here the basic question is whether statics is a science or an art. Clear? So as Wright observed, the statics is both as a science as well as an art. अब हम statics को दोनों ही मानते हैं, साइंस और आर्ट. साइंस बिकॉज ये रिलेट करती है कॉज एंड इफेक्ट पे, और आर्ट क्योंकि इसमें बहुत सारा वर्क हमें दूसरों के थ्रू कराना पड़ता है. दैट्स व्हाई इट इज अ आर्ट. ओके, नाउ सब्जेक्ट मैटर ऑफ स्टैटिक्स, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिक्स और इन्फ्रेंशियल स्टैटिक्स. डिस्क्रिप्टिव स्टैटिक्स डिपेंड होती है डिस्क्रिप्शन पे, डीप स्टडी पे. इट मीन्स अगर फॉर एग्जांपल हमें ये मानना हुआ है, हमें ये मेजर करना है कि मिडिल सेक्शन में, हमारी किसी स्कूल में मिडिल सेक्शन में एवरेज स्टूडेंट्स की हाइट क्या है, तो बेसिकली हमें सारे स्टूडेंट की हाइट मेजर करनी पड़ेगी और उसके बाद एक एवरेज निकालना पड़ेगा. इट मीन्स यहाँ पे हमने डिटेल स्टडी किया. बट व्हेन वी टॉकिंग अबाउट द इन्फ्रेंशियल स्टैटिक्स डिपेंड करती है सैंपल मेथड पे. इट मीन्स हम यहाँ पे बहुत ही वाइड एरिया पर रिसर्च करते हैं जिसको हम डीपली स्टडी नहीं कर सकते. दैट्स वाई हम यहाँ पे सैंपल को प्रेफर करते हैं और उसी सैंपल बेस्ड पे हम अपना एक कंक्लूजन देते हैं. तो ये था डिस्क्रिप्टिव स्टैटिक्स और इन्फ्रेंशियल स्टैटिक्स. अब हम बात करते हैं लिमिटेशन ऑफ स्टैटिक्स. स्टैटिक्स की कुछ लिमिटेशंस होती हैं, चलिए उन्हें हम देख लेते हैं. सबसे पहले स्टडी ऑफ न्यूमेरिकल फैक्ट्स ओनली. स्टैटिक्स में हमेशा हम न्यूमेरिकल फैक्ट्स ही स्टडी करते हैं. अगर हम बात करें ऑनेस्टी, फ्रेंडशिप, विजडम, हेल्थ, पैट्रियटिज्म, जस्टिस, इनकी हम स्टैटिक्स में कभी मेजर नहीं करते, ना ही हम इनके बारे में बात करेंगे. हम सिर्फ किसकी बात करेंगे? न्यूमेरिकल फैक्ट्स की बात करेंगे. स्टडी ऑफ एग्रीगेट्स ओनली. स्टैटिक्स में हमेशा हम एग्रीगेट की स्टडी करते हैं, यानी टोटल की, किसी सिंगल डिजिट की बात नहीं करते. फॉर एग्जांपल एक स्कूल में किसी टीचर की जो सैलरी है वो 15,000 है, तो ये स्टैटिक्स नहीं हुआ क्योंकि एक इंडिविजुअल पर्सन की बात है. हाँ, लेकिन अगर हमें बात करना हुआ कि ऑल ओवर द इंडिया टीचर्स की सैलरी कितनी है, तो यहाँ पे हमने बात की ऑल ओवर द इंडिया, ऑल टीचर्स इंक्लूड कर लिए, तो ये एग्रीगेट हो गया, ये कहलाएगा स्टैटिक्स. तो इंडिविजुअल रिलेटेड चीजें स्टैटिक्स नहीं कहलाती हैं, टोटल एग्रीगेट स्टैटिक्स कहलाता है. होमोजेनिटी ऑफ डाटा एंड इसेंशियल रिक्वायरमेंट. फॉर एग्जांपल हम स्टैटिक्स में वही डाटा कंपेयर करते हैं जो होमोजीनस हो, ना कि हेट्रोजीनस हो. फॉर एग्जांपल अगर हम शूज की बात करेंगे तो शूज से शूज को ही कंपेयर करेंगे और उसी का एक कंक्लूजन प्रोवाइड करेंगे. शूज को क्लॉथ्स के साथ कंपेयर नहीं कर सकते. तो डाटा कैसा होना चाहिए? होमोजीनस. रिजल्ट आर ट्रू ओनली ऑन एन एवरेज. स्टैटिक्स में हमेशा रिजल्ट कैसे आता है? एवरेज फॉर्म में आता है. कभी भी ये एग्जैक्ट फॉर्म में नहीं आता, ये हमेशा एवरेज फॉर्म में आता है. चलिए इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं. इफ इट इज सेड दैट per capita income in India is rupees 50,000 per annum, it does not mean that the income of each and every Indian is 50,000 per annum. अगर हम बात करें कि इंडिया में हर एक इंसान की जो इनकम होती है सालाना वो 50,000 होती है, तो ये एवरेज हो गया. लेकिन ये जरूरी नहीं कि हर एक इंसान की आय इनकम 50,000 हो. तो ये सिर्फ एवरेज में आता है, एग्जैक्ट आंसर नहीं आता. क्लियर? चलिए अब हम आगे बात कर लें. इसकी जो नेक्स्ट लिमिटेशन है वो है कैन बी यूज्ड ओनली बाय द एक्सपर्ट. कैन बी यूज ओनली बाय द एक्सपर्ट. अब स्टैटिक्स का जो डाटा होता है वो सिर्फ एक्सपर्ट ही समझ सकते हैं. फॉर एग्जांपल आप एक इलिटरेट पर्सन को कुछ स्टैटिक्स दे दीजिए, कुछ टैली बार्स दे दीजिए, कुछ ग्राफ्स दे दीजिए, तो उसे तो समझ में ही नहीं आएगा क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है. इट मीन्स स्टैटिक्स का जो डाटा होता है वो वही यूज कर सकता है जो एक्सपर्ट हो, जो उसके बारे में नॉलेज एक्वायर करता हो. प्रोन टू मिसयूज. और मैनी टाइम्स जो स्टैटिक्स का डाटा होता है उसका मिसयूज भी किया जाता है. हमारा एक लिमिटेशन छूट गया था, उसको भी देख लेते हैं. विदाउट रेफरेंस रिजल्ट में प्रूव टू बी रॉन्ग. क्लियर?
अब विदाउट रेफरेंस रिजल्ट कैसा होता है, गलत हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल यहां पे दिया हुआ है इन द बिजनेस ऑफ क्लॉथ्स प्रॉफिट अर्न ड्यूरिंग 3 ईयर्स। 3 साल का हमें क्लॉथ बिजनेस का प्रॉफिट दिया है 1000, 2000, 3000। इन फर्स्ट ईयर 1000, सेकंड 2000 एंड थर्ड ईयर 3000। ऑन द अदर हैंड द पेपर बिजनेस, अब अदर हैंड पे हमें पेपर बिजनेस के 3 साल का प्रॉफिट दिया हुआ है। फर्स्ट ईयर का 3000, सेकंड का 2000 और थर्ड ईयर का 1000। सो दस द इट मे लीड टू कंक्लूजन द, अब हम देखते हैं एवरेज प्रॉफिट इन द बोथ बिजनेस कम्स टू 2000। अब ये मान रहे हैं कि एवरेज प्रॉफिट दोनों बिजनेस का 2000 है पर एनम, सालाना। इट मे लीड टू द कंक्लूजन द बोथ द बिजनेस हैव सिमिलर इकोनॉमिक स्टेटस। अब अकॉर्डिंग टू स्टैटिक्स ये मान रहे हैं कि दोनों बिजनेस का जो इकोनॉमिक स्टेटस है वो सेम है, लेकिन ये बिल्कुल भी सही नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर हम बात करें क्लॉथ बिजनेस की तो वो कंटिन्यूसली डेवलप हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है, उसका प्रॉफिट 1000 से 2 से 3000 हो गया। लेकिन अगर हम बात करें पेपर बिजनेस की तो पेपर बिजनेस का जो प्रॉफिट है वो डिक्रीज हो रहा है 3000, 2000, 1000। तो यहां पर अगर हम बात करें कि जो एवरेज है इकोनॉमिक स्टेटस सेम है, वो गलत है। तो विदाउट रेफरेंस रिजल्ट में प्रूव टू बी रॉन्ग। ये थे हमारे कुछ लिमिटेशंस। चलिए अब हम बात करते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ स्टैटिक्स। अब हम बात करेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ स्टैटिक्स की। क्वांटिटेटिव एक्सप्रेशन ऑफ एन इकोनॉमिक प्रॉब्लम। अब जो स्टैटिक्स होता है वो आपको कैसा डाटा प्रोवाइड करता है, क्वांटिटेटिव एक्सप्रेशन प्रोवाइड करता है। चलिए अब फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें कि इंडिया में कितने परसेंट पहले लोग अनएम्प्लॉयड थे और प्रेजेंट में कितने लोग अनएम्प्लॉयड हैं, तो हम कहते हैं कि प्रीवियस ईयर अगर हम बात करें तो 18% और करेंट ईयर बात करें तो 20%। तो हमें क्लियरली समझ में आता है कि 2% अनएम्प्लॉयड बढ़ गए हैं। इट मींस डाटा किस फॉर्म में आता है, क्वांटिटेटिव फॉर्म में आता है। नेक्स्ट हम बात करें तो इंटर सेक्टरल और इंटर टेम्पोरल कंपैरिजन। अब स्टैटिक्स में हम इंटर सेक्टरल और इंटर टेम्पोरल कंपैरिजन कर सकते हैं। इट मींस हम एक सेक्टर से दूसरे सेक्टर से कंपैरिजन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें हेल्थ इशू की बात करें तो हम रूरल एरिया को अर्बन एरिया से कंपेयर कर सकते हैं। इट मींस इंटर सेक्टरल और इंटर टेम्पोरल कंपैरिजन कर सकते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें वर्किंग आउट कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। अब जो स्टैटिक्स होता है वो हमेशा काय से रिलेट करता है, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप से। अगर हम बात करें स्टैटिक्स में कि किसी भी चीज की, फॉर एग्जांपल चलिए हम यहां पे देखते हैं, हमने माना अगर हम ये मान रहे हैं कि किसी भी चीज की डिमांड जो है वो कम हुई है, क्लियर। फॉर एग्जांपल हम यहां देखते हैं इकोनॉमिक्स ट्राई टू फाइंड आउट द कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट सेट्स ऑफ डाटा. This enabled to attempt an effective diagnosis of the problems and according to suggestion of some effective remedies. Thus, through their statistical studies, if the economics come to know that the because of decline in the demand क्यों कम हुई है, that investment in the economy has tend to shrink. जब आपका investment shrink होगा तो demand भी आपकी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, क्लियर। तो गवर्नमेंट फिर सजेस्ट करेगी कि वो आपके डिमांड को कैसे बढ़ा पाए। तो ये भी हमारा एक इंपॉर्टेंस है किसका, इकोनॉमी का, क्योंकि इसमें हमें जो भी हमारा इफेक्ट होता है उसका हमें कॉज पता चलता है कि किस कॉज की वजह से वो इफेक्ट हो रहा है। फोर्थ वन इज कंस्ट्रक्शन ऑफ इकोनॉमिक थ्योरीज ऑफ एन और इकोनॉमिक्स मॉडल। अब क्या होता है कि हमें बहुत सारी इकोनॉमिक्स थ्योरीज और इकोनॉमिक्स मॉडल भी मिलते हैं। जैसे हम देख लें यहां पे हमें पता चल जाता है, यहाँ पे कई थ्योरी हमें पता चलती है यहाँ पे, ठीक है। जैसे अगर हम बात करें व्हाट इज इकोनॉमिक थ्योरी, इट इज एन एस्टैब्लिश्ड स्टैटिकल रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट सेट्स ऑफ स्टैटिकल डाटा ऑफरिंग कंक्लूजन ऑफ इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस। द वेल नोन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस ऑफ अ कमोडिटी एंड इट्स डिमांड, सो मोर इट्स परचेज व्हेन प्राइस फॉल, सो इन कैन एस्टैब्लिश स्टैटिकल रिलेशनशिप इफ देयर इज अ पार्ट ऑफ इकोनॉमिक थ्योरी। ये सब कुछ हम काय का पार्ट मानते हैं, इकोनॉमिक थ्योरी का। बहुत सारे कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप हमें बहुत सारी थ्योरीज बताते हैं, क्लियर। इकोनॉमिक फोरकास्टिंग, अब इकोनॉमिक्स में हम और क्या करते हैं, स्टैटिक्स में हम फोरकास्ट करते हैं, फ्यूचर प्रिडिक्ट करते हैं, क्लियर। तो ये थे हमारे कुछ इंपॉर्टेंस। आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। हमारे नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे सेकंड चैप्टर की। तब तक के लिए थैंक यू।